हम लोगों को लगता है कि अगर हम ऑब्सेशन नहीं है, पागल नहीं है अपने काम के लिए, तो हम अपनी प्रोग्रेस के ऊपर से अपना पैर हटा रहे हैं। प्रोग्रेस ऐसा लगता है जैसे कि सीख रहे हैं तो गाड़ी में एक्सीलेटर के ऊपर पैर डाल रहे हैं। हम अपने आप को तब तक नहीं रोकते जब तक कि हम थकावट की एज पर नहीं पहुंच जाते। और ये चीज़ सबके लिए सच है, खाली सीखने के लिए नहीं। इवन लाइफ में अगर कोई चीज़ है जिसको आप इशू की तरफ परेशानी की तरफ फंसे हुए हैं, तो उससे भी ब्रेक लीजिए। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे कोई और इशू है, तो माइंड को एक गैप दीजिए, ब्रेक दीजिए, ताकि उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देख सके। हम लोगों को लगता है कि नहीं थकना है तभी तो हम एक्सेलेंट होंगे। अगर आप अब जो पढ़ रहे हैं हार्मोनियस पैशन में, आप इसको ऐसे सोचिए कि मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया है और मैं जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए फ्यूल भरवाने। तो एक तरह से हम टाइम पर अपने को रिप्राइव कर रहे हैं। जैसे बॉडी रात को सोती है, नहीं सोएगी तो पागल हो जाएगी, मर भी जाएगी। ऐसे ही हमको कोई चीज़ सीखते समय माइंड को भी एक ब्रेक चाहिए। हम कुछ खा रहे हैं तो पेट को भी ब्रेक चाहिए। हम चल फिर रहे हैं, पैर को भी ब्रेक चाहिए। हम कुछ देख रहे हैं, आँखों को भी ब्रेक चाहिए। हर एक बॉडी के ऑर्गन को ब्रेक चाहिए। ऐसे ही माइंड को भी, ब्रेन को भी रिप्राइव्स चाहिए, ब्रेक्स चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। कुछ याद है अब तक हमने क्या पढ़ा, क्या समझा हिडन टैलेंट में? अच्छा, एक चीज़ बताइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आई है कि अपने टैलेंट को खोजने के लिए वन थिंग, हमको स्पॉन्ज बनना पड़ेगा। उसमें हम ढेर सारा इन्फॉर्मेशन लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई वन थिंग डेलिब्रेट प्ले करना पड़ेगा। कोई भी काम हमने कल पढ़ा था कि किसी भी काम को गधा मजूरी नहीं बनाना है, उसको डेलिब्रेट प्ले बनाना है। मजा आना चाहिए उस काम में। उसको मज़ा आना चाहिए नहीं होता, आपको मज़ा आने लायक बनाना होगा। कल मैंने और शीश ने बैठ करके यहाँ पर फिज़िक्स को कैसे डेलिब्रेट प्ले बनाएं, इस चीज़ का सर्च किया और बड़े एक्साइटिंग चीज़ें निकली। उसमें से एक था कि अगर आप सीखना चाहते हो, फिज़िक्स को एंजॉय करना चाहते हो, हम लोग ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। नॉट फॉर समबडी एल्स, हम अपने लिए कर सकते हैं। हम YouTube के वीडियोस बना सकते हैं। गेमिफिकेशन था उसमें। तो ये थियरी है, किसी भी काम को डेलिब्रेट प्ले करना, बनाना एक थियरी है। इसको आपको बहुत क्रिएटिव तरीके से, नए नए तरीके से सोच करके इंटरेस्टिंग बनाना होगा। जैसे अगर आपको सीखना तो आप सिखाओ लोगों को। हाँ, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो, अगर मैं आप लोगों को नहीं सिखा रहा होता तो मैं ये पूरी बुक पढ़ भी लिया होता, स्केल अप भी पढ़ लिया होता और उसको पूरा भूल गया होता। वीडियो बनाते समय मैं दोबारा पढ़ता हूँ और फिर भी मुझे अभी भी लगता है कि यार वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भूला क्यों। इस तरह का कभी फीलिंग नहीं आया मुझे उन चीज़ों के लिए जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ा मैंने। तो इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, स्टार्ट टीचिंग इट। आप जाओ, थोड़ा तैयारी करो और फिर पढ़ाओ। तो उसको खूब डेलिब्रेट प्ले करिए। अच्छा, आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग द डेली ग्राइंड। बेसिकली जब तक आप अपने प्रैक्टिसेस को, डेली ग्राइंड को ट्रांसफॉर्म नहीं कर देते हैं, मतलब उसको बोरिंग से इंटरेस्टिंग नहीं बना देते हैं, प्ले नहीं बनाते हैं, तब तक आप अपना टैलेंट नहीं खोज पाएंगे। इसमें लास्ट टॉपिक है गिव मी अ ब्रेक, मतलब मुझे थोड़ा रेस्ट दो, ब्रेक दो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना टैलेंट खोजना चाहते हैं। I first saw Evelyn play in 2012 during the opening ceremony of Olympics. ऑथर कहते हैं मैं पहली बार एवलिन को बजाते हुए, प्ले करते हुए देखा था 2012 के ओपनिंग सेरेमनी में, ओलंपिक्स में। To build a crescendo, she was invited to lead 1000 drummers. उसको एक क्रेसेंडो बनाना था, मतलब एकदम पीक एक्सपीरियंस देना था लोगों को। तो उसको 1000 ड्रमर्स को इनवाइट किया गया कि लीड करो, तुम हेड ड्रमर हो और सबको तुम बताना कैसे वो बजाएंगे। Standing in front of an array of multi drums, she progressed from rhythmic taps to rapid pounds. आपको याद है ना एवलिन क्या है? She is completely deaf and mute and she is one of the best percussionist in the world. तो वो ढेर सारे ड्रमर्स के सामने खड़ी है और वो शुरू में रिदमिक टैप से चालू हुआ और फिर रैपिड पाउंड चालू हो गया, धम 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 धम। एंड द स्टेडियम क्रैकल्ड विथ एनर्जी, और उससे पूरा स्टेडियम एनर्जी से फटने लगा। लेटर व्हेन अ गोल्ड मेडलिस्ट entered the stadium carrying the Olympic torch,
Evelyn introduced the world to a new sound on an instrument she helped design, the Glenny Concert Allophone. और उसके बाद ओलंपिक्स को चालू जलाने के लिए उसका एक बड़ा सा ऊपर फायर का प्लेस होता है, उसको जलाते हैं जब चालू करते हैं तब, तो उस चीज़ को एक साउंड दिया, नया साउंड दिया उसने, एक नए इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसने खुद से किसी डिज़ाइनर के साथ मिलकर के, उसका नाम था ग्लेन कॉन्सर्ट एल्यूफोन। उस इंस्ट्रूमेंट में से पहली बार कोई नया आवाज़ बनाया। इट लुक्ड लाइक अ सेट ऑफ मशरूम शेप्ड बेल्स, और वो जो एल्यूफोन है वो मशरूम की तरह दिखाई देता था। एंड शी स्टक इट विथ 4 मैलेट्स, और उसको उसने 4 मैलेट से मारा, स्ट्रक किया। इट साउंडेड लाइक अ वार्मर मोर अपलिफ्टिंग वर्जन ऑफ ऑर्केस्ट्रल चाइम्स। ये एक वार्मर की तरह सुनाई दे रहा था, जो ऑर्केस्ट्रा में चाइम्स होते हैं बड़े बड़े, उसी का और ज़्यादा अपलिफ्टिंग, और क्या होता है? कोई म्यूजिकल चीज़ होगी। आई हैड नो आइडिया शी हैड अ फिजिकल डिसेबिलिटी। ऑथर कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसको फिजिकल डिसेबिलिटी थी, वो गूंगी और वो बहरी थी। लेट अलोन वन दैट प्रिवेंटेड हर फ्रॉम हियरिंग द म्यूजिक शी मेड। और ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि जो म्यूजिक वो बना रही है उसको वो सुन नहीं पाती। Back when Evelyn was teenager, auditioning for Royal Academy of Music, the experts on the panel simply didn't believe a deaf girl could become a professional musician. पुराने ज़माने में जब वो गई थी अपना ऑडिशन कराने के लिए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, तो वहाँ पर पैनल्स को तो ये भरोसा ही नहीं था कि कोई बहरा इंसान म्यूज़िक में अपना प्रोफेशन भी बना सकता है। She challenged them to pay attention to the caliber of the performance rather than the impairment of the person delivering it. तो एल्विन ने उनको चैलेंज किया कि मेरे कैलिबर पे ध्यान दो, मेरी चीज़ जो कमियां हैं, जो मेरा इम्पेयरमेंट है, उस पर मत ध्यान दो। After a second audition, the Academy didn't just admit her, they ended up changing the rules for entire UK to evaluate participant applicants on the musical skills and not their physical abilities. और उसके बाद सेकेंड टाइम फिर से उसका ऑडिशन हुआ, उसमें उन्होंने उसको रख तो लिया ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे यूके के लिए रूल्स भी बदल दिया कि अब हम लोग एप्लीकेंट्स का म्यूजिकल स्किल देखेंगे और ना ही तो उसकी, बल्कि उसका फिजिकल एबिलिटी की कमी वगैरह नहीं देखेंगे। As a full-time music student at the academy, Evelyn loved to practice. फुल टाइम एकेडमी में स्टूडेंट थी, उसको प्रैक्टिस करना बहुत पसंद था। She started off playing with 2 or 3 hours a day. उसने शुरुआत में 2 से 3 घंटे बजाना शुरू किया, खेलना शुरू किया। But it wasn't long before she felt the pleasure to take on more. लेकिन फिर बहुत जल्दी उसको लगा कि मुझे she felt the pressure to take more. यार और लोग तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो बहुत कम करती हूँ, मुझे और प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा लगा। एक चीज़ है, जब वो सुन नहीं पाती थी तो उसको मज़ा कैसे आता था उस एक्टिविटी में? वो वाइब्रेशन से फील करती थी उनको। मज़ा कैसे आता था? मैं मुंडी हिला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है? कोई डांस कर रहा है, मज़ा आ रहा है? कोई पेंटिंग कर रहा है, मज़ा आ रहा है? कोई खाना बना रहा है, मज़ा आ रहा है? किसी को किसी भी चीज़ में मज़ा आ सकता है। गाना अगर मैं कोई गा रही हूँ तो मैं उसको सुनती हूँ तब मुझे मज़ा आता है। लाइक अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रही हूँ, मैं जब सुनती हूँ तब मुझे मज़ा आता है। देखिए, मैंने आज तक आपसे पूछा कि आपको अपना दोपहर को सोने में मज़ा क्यों आता है? उसको आता होगा, हमें क्या? भाई, आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि किसी को किसी चीज़ में मज़ा क्यों आ रहा है? आपको किसी चीज़ में मज़ा आता है, किसी को किसी और चीज़ में। ये जो आपने सवाल पूछा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको मज़ा कैसे आ सकता है, ये तो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं उन्हीं की तरह जो उनके रॉयल एकेडमी में पैनल था। तुम सुनती नहीं हो तो तुम कैसे बजा सकते हो? अब ये तो गाना गा नहीं सकते, लेकिन क्या इनको अच्छे गाने पसंद नहीं है? ये स्कोर तो आप कह रही हैं सुनना ज़रूरी है एक आदमी को म्यूज़िक के लिए। आपके सामने एक साक्षात लड़की है जो म्यूज़िक को फील कर रही है। हमने शुरू में कहा था ये म्यूज़िक को पूरे बॉडी से महसूस करती है, एक तरह से उसका पूरा बॉडी कान है। अब उसको लगा कि मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। When she saw her peers putting in longer hours, she noticed a sense of compulsion creeping into her mind. जब उसने देखा कि उसके peers, उसके क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको लगा मुझे भी करना चाहिए। उसको एक कंपल्शन होने लगा, सेंस ऑफ कंपल्शन।
शी स्टार्टेड वेकिंग अप एन आवर अर्लियर, सुबह सुबह 1 घंटे पहले उठने लगी. शी स्टार्टेड वेकिंग बट द फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन सक्ड द प्लेफुल रिदम आउट ऑफ परकशन. लेकिन वो जब एक्स्ट्रा टाइम देने लगी तो उसका जो मज़ा आता था वो कम हो गया. शी सॉ हर क्रिएटिविटी एंड प्रोग्रेस इवेपोरेट विथ इट. और उसको दिखाई दिया कि जो भी उसका क्रिएटिविटी था और जो प्रोग्रेस कर रही थी वो ख़त्म हो गया. शी बिगैन टू रियलाइज दैट देयर वॉज सच अ थिंग एज ओवर प्रैक्टिस. और तब उसको एक नई चीज़ पता चली, कोई एक ऐसी भी चीज़ होती है इसको बोलते हैं ओवर प्रैक्टिस. टू मेक श्योर म्यूजिक डिडंट बिकम अ ग्राइंड शी डिसाइडेड टू टेक रेगुलर ब्रेक्स. और इसलिए म्यूज़िक ग्राइंड न बन जाए, एक लेस एन्जॉइंग चीज़ ना बन जाए, बोरिंग चीज़ ना बन जाए, तो उसने डिसाइड किया कि मैं भाई टाइम टाइम पर ब्रेक लूँगी. इट टर्न्स आउट दैट टेकिंग ब्रेक्स हैज़ एटलीस्ट 3 बेनिफिट्स. और अब समझ में आ रहा है कि अगर कोई ब्रेक लेता है तो उसके 3 फ़ायदे हैं. फर्स्ट, टाइम अवे फ्रॉम प्रैक्टिस हेल्प्स टू सस्टेन हारमोनियस पैशन. अगर आप कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके अंदर में हारमोनियस पैशन सस्टेन हो जाता है, वो कायम रहता है. Research indicates that even micro breaks of 5 to 10 minutes are enough to reduce fatigue and raise energy. रिसर्च से देखा गया है कि अगर आप 5 से 10 मिनट का माइक्रो ब्रेक लेते हैं तो भी आपका फटीग, आपका थकावट और एनर्जी बढ़ाने के लिए काफ़ी है. मतलब थकावट कम करने के लिए और एनर्जी बढ़ाने के लिए काफ़ी है. It is not just about preventing burnouts. Research reveals that when we work nights and weekends, our interest and enjoyment on our tasks drop. ये भी रिसर्च से देखा गया है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो बर्नआउट होता है. खाली बर्नआउट नहीं होता, आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर में आपका इंटरेस्ट और आपका एंजॉयमेंट धीमे धीमे कम हो जाता है. Even just reminding you that it's Saturday is enough to reduce your intrinsic motivation. You realize that you could be doing something fun and relaxing instead. अगर आपको आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब मज़ा आ रहा है और आज सैटरडे है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अरे यार प्रैक्टिस करना पड़ रहा है आज फिर से. अचानक से अगर आपको ये थॉट भी आ गया कि यार मैं कुछ और कर सकता था, मज़े कर सकता था. मैंने देखा है कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है नॉर्मल दिनों में काम करते समय, त्योहारों के समय, छुट्टियों के समय, क्योंकि उस समय लगता है कि यार पूरी दुनिया मज़े कर रही है. मुझे याद है हमारे घर में कितने लोग मरे होंगे, ढेर सारे लोग मरे होंगे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगा था, एक हमारी दादी थी, उसकी डेथ हुई. उस समय मेरा एग्ज़ाम था और पूरा का पूरा गांव, मतलब घर, पापा मम्मी सब गए थे गांव दादी के मरने पर, परदादी के मरने पर, और मैं उसको मिस कर रहा हूँ. एग्ज़ाम को ऑब्वियसली एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको मिस कर रहा हूँ. तो ये थॉट कि यहाँ पर मैं, अब जैसे उसको हो रहा है बेचारे को, अमन को, कल उसकी सैलरी बेचारे की खाली 8% बढ़ी, तो उसके मन में ज़रूर एक थॉट होगा कि कोई और, किसी और का ज़्यादा बढ़ रहा है. तो कह रहे हैं आपके अंदर में खाली ये भी थॉट आ जाए कि मुझे कुछ और करना चाहिए आज के दिन, तो भी आपका मोटिवेशन कम हो जाता है. Yo-Yo Ma limits his practice to between 3 and 6 hours a day and strives to avoid early morning and late night sessions. Yo-Yo Ma कौन है? Yo-Yo Ma 19-time Grammy winning cellist, ये म्यूजिशियन है और Soloist. इस बार ग्रैमी मिला इसको. ओहो, 19 times ग्रैमी विनिंग सेलिस्ट कोई इंस्ट्रूमेंट. ओके, सेलो प्लेयर, चलो हाँ, चैलो प्लेयर. हाँ, तो ये भी अपना प्रैक्टिस कितना रखते हैं, मैक्सिमम 3 to 6 hours पर डे, और अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट सेशंस अवॉइड करते हैं. Chopin urged his students not to practice more than 2 hours a day in the summer. Chopin कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि 2 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस मत किया करो. तो पहला तो ये कि आपका हारमोनियस पैशन कायम रहेगा. दूसरा फ़ायदा क्या है ब्रेक्स लेने से? ब्रेक्स अनलॉक फ्रेश आइडियाज़. ब्रेक्स की वजह से आपके दिमाग में फ्रेश आइडियाज़ आते हैं. In my own research with Ji-Hee Shin, I have found that taking breaks boost creativity when you feel harmonious passion towards a task. ऑथर कहते हैं मैंने खुद जब जी-ही शिन के साथ में रिसर्च किया तो देखा ब्रेक की वजह से आपके अंदर में क्रिएटिविटी होता है और आप जो आपका फेवरेट काम है उसके लिए हारमोनियस पैशन डेवलप होता है. योर इंटरेस्ट कीप्स द प्रॉब्लम एक्टिव इन द बैक ऑफ योर माइंड. अगर आपका उस काम में इंटरेस्ट है तो आप कहीं घूमने गए, ब्रेक ले रहे हैं,
तो उस ब्रेक के टाइम आपका दिमाग तो कोई और चीज़ कर रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, वो काम चल रहा है. एंड यू आर मोर लाइकली टू इंक्यूबेट न्यू आइडियाज ऑफ फ्रेमिंग इट एंड अनएक्सपेक्टेड वेज ऑफ सॉल्विंग इट. और तब आपका वो माइंड काम करता है जो कॉन्शियस नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड, और वो फिर इंक्यूबेट करता है न्यू आइडियाज़ को. इंक्यूबेट मतलब इंक्यूबेट एक मशीन होती है जिसमें चीज़ें गर्म करते हैं. नहीं, इंक्यूबेशन उसको बोलते हैं जहाँ पर आप एक बंद जगह पर एक्सपेरिमेंट करते हैं. इंक्यूबेशन उनके लिए बोला जाता है जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप इंक्यूबेशन होते हैं. तो उसमें अभी प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं शुरुआत में. ऐसे ही जब कल्चर में इंक्यूबेटर होता है जहाँ आप बैक्टीरियाज का कल्चर बनाते हैं, तो वो बाहर फैलने से पहले इंक्यूबेट किया जाता है. दही रखी जाती है। समथिंग लाइक दैट. तो आपका माइंड उन कुछ आइडियाज़ को लाइकली टू इंक्यूबेट न्यू वेज ऑफ फ्रेमिंग इट. तो आपका जो प्रॉब्लम है उसको नए तरीके से फ्रेम करता है, नए तरीके से सोचता है और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है. लिन मैनुअल मिरिंडा ड्रीम्ड अप हिज ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल हैमिल्टन व्हाइल डे ड्रीमिंग ऑन वेकेशन सिटिंग इन ऑन अ पूल फ्लोट विथ मार्गरीटा इन हिज हैंड. लिन मैनुअल मिरिंडा, उन्होंने सपना देखा था. ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल जब बनाया उन्होंने हैमिल्टन का, उस समय वो छुट्टियों पे थे और पूल पे आराम से मार्गरीटा जूस पी रहे थे आराम से. That is why Beethoven, Tchaikovsky and Mahler all regularly took walks nearly as long as their work days. इसलिए बीथोवन जैसे लोग, महलर जैसे लोग और टाइकोवस्की जैसे वो फेमस लोग लंबी लंबी वॉक्स किया करते थे. एक तरह से वो छुट्टियां थी उनकी, रिलैक्सेशन था. तो दूसरा चीज़ है, आप क्या होता है, पहला वाला आपका हार्मोनियस पैशन सस्टेन रहता है. दूसरा, ब्रेक की वजह से आप अपने इशू को नए तरीके से देखते हो. और तीसरा, ब्रेक्स डीपन लर्निंग. ब्रेक की वजह से आपका लर्निंग और गहरा हो जाता है. इन वन एक्सपेरिमेंट, टेकिंग 10-minute ब्रेक आफ्टर लर्निंग समथिंग इम्प्रूव्ड रिकॉल फॉर स्टूडेंट्स बाय 10 to 30% एंड इवन मोर फॉर स्ट्रोक एंड अल्जाइमर पेशेंट्स. एक रिसर्च के हिसाब से ये देखा गया कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ करके, कोई चीज़ सीख करके आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका 10 से 30% तक आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, आप उसको याद रख पाते हैं. और ख़ास तौर से अगर आप स्ट्रोक के या अल्जाइमर के पेशेंट हैं तो और भी ज़्यादा ही काम करता है. Once about 24 hours have passed, information starts to fade from our memories. 24 घंटे हो गए तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन मेमोरी में होता है वो धीमे धीमे फेड होना शुरू हो जाता है, धुंधला हो जाता है. We fall down a forgetting curve. We fall down a forgetting curve. हम धीमे धीमे एक फॉरगेटिंग कर्व पे चले जाते हैं. It's well established that we can avoid the forgetting curve with spaced repetition, interspersing breaks into practice. तो अगर आप चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को जो सीख रहे हैं उसको भूलें ना, तो आपने पढ़ा, फिर ब्रेक लीजिए, फिर उसको रिवाइज करिए. तुरंत पढ़ने के बाद रिवाइज मत करिए, ब्रेक लीजिए, फिर रिवाइज करिए. At first you might practice once an hour and then start taking longer breaks until you are practicing once a day. शुरू में आप प्रैक्टिस करिए 1 घंटे के लिए, फिर ब्रेक लीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो लॉन्गर ब्रेक्स ले सकते हैं until you practice once a day, जब तक कि आप पूरे एक दिन प्रैक्टिस नहीं करते. Obsession leads us to see rest as taking a foot off the gas pedal. हम लोगों को लगता है कि अगर हम ऑब्सेशन नहीं है, पागल नहीं है अपने काम के लिए, तो हम अपनी प्रोग्रेस के ऊपर से अपना पैर हटा रहे हैं. प्रोग्रेस ऐसा लगता है जैसे कि सीख रहे हैं तो गाड़ी में एक्सीलेटर के ऊपर पैर डाल रहे हैं. We don't stop until we have pushed ourselves to the edge of exhaustion. हम अपने आप को तब तक नहीं रोकते जब तक कि हम थकावट की एज पर नहीं पहुंच जाते. और ये चीज़ सबके लिए सच है, खाली सीखने के लिए नहीं. इवन लाइफ में अगर कोई चीज़ है जिसको आप इशू की तरफ, परेशानी की तरफ फंसे हुए हैं, तो उससे भी ब्रेक लीजिए. चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे कोई और इशू है, तो माइंड को एक गैप दीजिए, ब्रेक दीजिए, ताकि उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देख सके. इट इज़ अ प्राइस टू पे फॉर एक्सीलेंस. हम लोगों को लगता है कि नहीं, थकना है तभी तो हम एक्सेलेंट होंगे. अंडर हार्मोनियस पैशन इट इज़ ईजियर टू रिकॉग्नाइज द रेस्ट एज सप्लाई ऑफ फ्यूल. अगर आप अब जो पढ़ रहे हैं हार्मोनियस पैशन में,
आप इसको ऐसे सोचिए कि मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया है और मैं जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए फ्यूल भरवाने। वी टेक रेगुलर रिप्राइव्स टू मेंटेन एनर्जी एंड अवॉइड बर्नआउट। तो एक तरह से हम टाइम पर अपने को रिप्राइव कर रहे हैं। जैसे बॉडी रात को सोती है, नहीं सोएगी तो पागल हो जाएगी, मर भी जाएगी। ऐसे ही हमको कोई चीज़ सीखते समय माइंड को भी एक ब्रेक चाहिए। हम कुछ खा रहे हैं तो पेट को भी ब्रेक चाहिए, हम चल फिर रहे हैं पैर को भी ब्रेक चाहिए, हम कुछ देख रहे हैं आँखों को भी ब्रेक चाहिए, हर एक बॉडी के ऑर्गन को ब्रेक चाहिए। ऐसे ही माइंड को भी, ब्रेन को भी रिप्राइव्स चाहिए, ब्रेक्स चाहिए। रिलैक्सिंग इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन वेल बीइंग। रिलैक्स करना कोई टाइम का वेस्टेज नहीं है, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है अपनी वेलबीइंग में। ब्रेक्स आर नॉट डिस्ट्रैक्शन, दे आर अ चांस टू रीसेट अटेंशन एंड इंक्यूबेट आइडियाज़। ब्रेक्स आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो एक चांस है ताकि आप अपने अटेंशन को और अपने आइडियाज़ को रीसेट कर सकें। प्ले इज़ नॉट अ फ्रिवलस एक्टिविटी, इट इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय एंड पाथ टू मास्टरी। और अगर आप प्ले कर रहे हैं तो कोई वो फ्रिवलस एक्टिविटी नहीं है, ये एक तरह का सोर्स ऑफ जॉय है और पाथ टू मास्टरी है। If you watch Evelyn today, you will see that she exudes the same joy practicing alone as she expresses performing in front of entire world. आज अगर आप एवलिन को मिलते हैं तो उसके अंदर से वही एनर्जी निकलती है, वही जॉय निकलता है प्रैक्टिस करते समय, जैसे वो पूरी दुनिया के सामने प्रैक्टिस करते समय होता है। But she rarely practices it in more than 20 minutes interval before taking a break. लेकिन वो 20 मिनट से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती है, उसके बाद ब्रेक ले लेती है। Sometimes I feel like I really want to pick up a pair of sticks and do something, and other times I think no, I just want to sit here and stare at the walls. वो बोलती है कभी कभी मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टिक उठाऊँ और बजाती रहूँ, और फिर कभी कभी लगता है कि नहीं, मैं कुछ ना करूँ, बस दीवार को घूरती रहूँ। Other times I might want to write a little something in my notebook or read a good book. और कभी कभी लगता है कि मैं कुछ लिखूँ अपनी नोटबुक में, या कभी कभी लगता है कोई अच्छी सी किताब पढूं। She tells me that when she loses interest or focus, she just stops playing altogether. और वो ये भी बताती हैं कि जब भी उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या फोकस हट जाता है तो बजाना ही बंद कर देती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस नहीं चाहिए, वर्थवाइल प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कर करके अपनी लाइफ में अच्छा बनना इज़ अबाउट क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। अगर आपने खूब मेहनत किया होता, जैसे इस बार आपके डिबेट कंपटीशन में आपने कुछ क्वालिटी नहीं दिया ना, क्योंकि आपने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। यू नीड टू फील देयर इज़ अ शिफ्ट, समथिंग इज़ डिफरेंट व्हेन यू वॉकड आउट ऑफ द रूम। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यस यार, कुछ हुआ, कुछ शिफ्ट हुआ, समथिंग डिफरेंट। जब आप अपने रूम में से प्रैक्टिस करके बाहर निकले तो आपको ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि कुछ हुआ मेरी लाइफ में। Not long ago, a mother contacted Evelyn for consultation. अभी बहुत रिसेंटली एक माँ ने अपनी बेटी के लिए कहा कि तुम मेरी बेटी को थोड़ा कंसल्टेशन दे दो। After going through a series of music exams, her daughter had lost interest in practicing the violin. उसकी बेटी का कुछ एग्जाम्स हुआ था तो वायलिन बजाने में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। The mother was hoping Evelyn would give her a pep talk and motivate her to keep practicing. उसकी माँ को लग रहा था कि थोड़ा सा ये उसको पेप टॉक देगी, मोटिवेट करेगी ताकि वो फिर से प्रैक्टिस करे। इंस्टेड एवलिन इम्प्रोवाइज्ड सम डिलिबरेट प्ले। इसके अलावा बल्कि उसने क्या किया, उसने डिलिबरेट प्ले डाल दिया, उसके साथ कुछ इम्प्रोवाइजेशन सिखाया। शी चैलेंज्ड द गर्ल टू प्ले पीसेस बैकवर्ड्स। उसने कहा, चैलेंज किया, बैकवर्ड पीस बजा सकती हो, टू कम अप विथ 10 ways नॉट टू प्ले द वायलिन। उसने कहा तुम तो बजाती हो वायलिन, 10 ऐसे तरीके बताओ जिसके ज़रिए जैसे नहीं बजाना चाहिए वायलिन, वो गलत तरीके बताओ। एंड टू इनकॉर्पोरेट साउंड ऑफ हर फेवरेट टीवी शो एंड हर फेवरेट एनिमल्स। और उसने कहा जो तुम्हारा फेवरेट टीवी शो है या जो तुम्हारे फेवरेट एनिमल है उसकी आवाज़ निकाल के दिखाओ वायलिन से। ये सब चीज़ें उसने नई नई चीज़ें करने के लिए कहा। द गर्ल लेफ्ट द सेशन बीमिंग। और वो जो उसके साथ बातचीत हुई थी, जब वहाँ से हट के बाहर निकली तो चमक रही थी, उसके दिल में बहुत खुशी थी। Evelyn says, deliberate play taught her that total outcome is her enjoyment. Deliberate play से ये समझ में आया कि जो रियल आउटकम है वो रिजल्ट नहीं है, वो है उस समय का enjoyment. Without enjoyment, potential stays hidden.
अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो पोटेंशियल छुपा रहता है। आई एम सो हैप्पी। बट यहाँ पर मैं ख़ास तौर से बोलना चाहता हूँ कि ब्रेक चाहिए किसी प्रैक्टिस के लिए। अगर कंटिन्यूस ब्रेक ही होता जाए तो वो भी डेड एंडिंग है, ख़त्म है। तो किसी चीज़ को लेकर के आप प्रैक्टिस करते रहें। अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया, एक फिल्म आने वाली है क्रू नाम से, उसका ट्रेलर शेयर किया। उसको देख करके बड़ा फ्रेश सा हो गया मैं, मम्मी को भी दिखाया मैंने। कुछ नहीं, जरा से चुटकुले मजाक वगैरह है, बट उस 2 मिनट के वीडियो की एडिटिंग के लिए भी बहुत क्रिएटिविटी लगी होगी। और मुझे लगता है जिसने भी वो फिल्म बनाई होगी या जो ट्रेलर बनाया होगा, दे मस्ट हैव एंजॉयड। हम लोग इंटरव्यूज़ भी देखते हैं ना फिल्मों के, बोलते हैं मज़ा आया था, तो वो लोग कहानियाँ बताते हैं, हाँ ऐसे प्रैंक करते हैं अक्षय कुमार और ये हीरो ऐसा करता है, वो तो वहाँ पर खिचड़ी बनाता है प्ले के दौरान, फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान। तो इस तरह की चीज़ें, वो ऐसा नहीं है कि वो आदमी ग्रेट है इसलिए करता है। लोगों को इनहेरेंटली पता है कि इट हैज़ टू बी अ मिक्सचर ऑफ प्ले एंड वर्क, प्ले एंड वर्क। यू हैव टू एंजॉय वर्क टू बिकम ग्रेट एट वर्क। खैर, लेकिन हो सकता है आपकी कंडीशन नेक्स्ट चैप्टर वाली हो, आप स्टक हो गए हो। कभी था आपके लाइफ में कोई पैशन था, लेकिन अब नहीं, अब ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही एक आदमी है, उसके थ्रू हम लोग सीखेंगे R.A. डिकी के नाम से कि कैसे उसने अपने आप को अनस्टक किया। अब धीमे धीमे उन लोगों की बातें आ रही हैं जो पर्सनल लेवल्स पे नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे है। ये बहुत ही फेमस प्लेयर है, उसका क्या बोलते हैं, बेसबॉल का प्लेयर है R.A. डिकी। हाथ से थोड़ी खेलते हैं। बैट, बेसबॉल हाथ से खेलते हैं। Do you feel that you have a talent and it can be unearthed? Because आज पापा जी को नहीं लगता कि किसी के अंदर कोई टैलेंट है, because he doesn't enjoy what he does. He just does गधा मजूरी। और हम लोग को भी लगता है ये चीज़ की करना चाहिए। मुझे पहली बार लग रहा है कि नहीं, people do enjoy। मतलब इस बुक को पढ़ के टैलेंट को अलग तरीके से देख पा रहा हूँ मैं। आई होप आप भी उसको वैसे ही देख पाएँ। बीच बीच में ब्रेक लीजिए, काम करते समय ब्रेक लेकर के फिर जुटिए,